डबल डेकर फ्लाईओवर का सीएम नीतीश ने दी सौगात। फ्लाईओवर से खत्म होगा अशोक राजपथ का जाम, 2 साल में काम होगा पूरा। राजद जदयू जमीन विवाद पर तेजस्वी के समर्थन में बोली बहन रोहिणी, अचानक ट्वीट कर सीएम नीतीश पर किया पलटवार। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पर संशय जारी, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बच सकती है मदन मोहन झा की कुर्सी। पारस गुट में शुरू हुआ कला, प्रधान महासचिव केशव सिंह हुए नाराज, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल कहा राजनीति से लेंगे इस्तीफा। और पैरा ओलंपिक में बिहार के लालों का बज रहा डंका, हाजीपुर के प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में गोल्ड पर किया कब्जा, भारत के खाते में अब तक 17 मेडल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात राजनीतिक जगत की। राजधानी पटना को पहले तो बिहार के दूसरे डबल डेकर फ्लाईओवर का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिलान्यास कर सौगात दी है। सीएम ने अशोक राजपथ के कारगिल चौक पर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के साथ ही कई अधिकारी मौजूद रहे, जहां सीएम ने नारियल फोड़ और पूजा अर्चना कर इसकी आधारशिला रखी है। अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से पीएमसीएच होते हुए साइंस कॉलेज तक डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण होगा। शिलान्यास के साथ ही काम भी शुरू हो गया है। आपको बता दूं कि 3 साल के भीतर निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इससे बनने से अशोक राजपथ को जाम से मुक्ति मिलेगी। तो फ्लाईओवर कर सकते हैं। और फिर जब फ्लाईओवर की बात आई तो हुआ कि भाई फ्लाईओवर को भी तो एक बार में 4 लेन कर नहीं सकते, इसको डबल डेकर करना पड़ेगा। डबल डेकर माने 2 तरफ से उसको ऊपर करना। इसको तो अभी इन लोगों ने दिखलाया है, आप सब लोगों ने देखा है कि डबल डेकर फ्लाईओवर होगा, यानी यहां से वहां जाना, जो साइंस कॉलेज है उसके आगे तक, और उधर से इधर आना। तो इन सब के लिए जो व्यवस्था की गई है और उसके साथ पीएमसीएच को भी जोड़ा जा रहा है। इस ब्रिज से दोनों है डबल डेकर है, उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा 2 जगह पर। कारगिल चौक से पीएमसीएच होते हुए साइंस कॉलेज तक डबल डेकर फ्लाईओवर के शिलान्यास समारोह के इस पावन अवसर पर उपस्थित शिलान्यासकर्ता, जिन्होंने बिहार के विकास की जो एक नई इबारत पिछले 15 वर्षों से लिखी है, ऐसे हम सबों के नेता, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कह सकते हैं कि दूरदर्शी और जिस योजना को आज शिलान्यास किया जा रहा है, ये उनके दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि इस व्यस्तम इलाके में भी आज डबल डेकर फ्लाईओवर का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ है। वैसे अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने बिहार को नए बिहार बनाने की कल्पना को साकार कर रहे हैं, वैसे श्री नीतीश कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित। वहीं अशोक राजपथ पर बनने वाले डबल डेकर फ्लाईओवर की संरचना की अगर बात करें तो कारगिल चौक से साइंस कॉलेज की ओर दूसरे तल्ले, तो साइंस कॉलेज से कारगिल चौक आने के लिए पहले तल्ले का उपयोग किया जाएगा। इसमें 3 जंक्शन बनाए जाएंगे, जो कारगिल चौक, कृष्णा घाट और एनआईटी मोड़ के समीप होंगे। इसकी अगर बात करें तो संपर्कता जो होगी वो कारगिल चौक, पीएमसीएच, कृष्णा घाट, एनआईटी, लॉ कॉलेज और महेंद्रू से होगी। इस परियोजना के निर्माण में जगह के अनुसार सिंगल पिलर और पोर्टल फ्रेम का प्रावधान किया गया है। साथ ही फ्लाईओवर के नीचे सर्विस रोड का भी प्रावधान किया गया है। इससे डबल डेकर फ्लाईओवर के अलावा जमीन से भी गुजरने वाली गाड़ियों की आवाजाही आसानी से हो सकेगी। पीएमसीएच आने वाले यात्रियों को और खास करके मरीजों के लिए कठिनाई ना हो, इसका खासा ध्यान रखा जाएगा। 4 लेन की संपर्कता को एम्बुलेंस के डेडिकेटेड कॉरिडोर को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इधर बिहार का प्रतिष्ठित और यूनेस्को द्वारा हेरिटेज बिल्डिंग घोषित पटना के खुदाबख्श लाइब्रेरी के एक हिस्से को
टूटने को लेकर के जो खतरा मंडरा रहा था उस पर सीएम नीतीश कुमार ने आज सफाई दी है। दरअसल सरकार अशोक राजपथ को जाम से राहत देने के लिए पटना के गांधी मैदान के कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक फ्लाईओवर का निर्माण करा रही है। इस वजह से खुदाबख्श लाइब्रेरी का एक हिस्सा यानी कि लॉर्ड कार्जन रीडिंग रूम को तोड़ने की बातें सामने आ रही थी, जिसको लेकर खुदाबख्श लाइब्रेरी प्रशासक और कुछ साहित्यकारों ने सरकार से इसे टूटने से बचाने की गुहार लगाई थी। इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार सभी विरासत पर नजर रखी हुई है, किसी भी विरासत को नुकसान नहीं होगा। कुछ ना कुछ बख्श लाइब्रेरी को लेकर के कितना हंगामा इसको लेकर के कर रहे थे। हम तो कुछ बोलते नहीं है भाई। खुदा बख्श लाइब्रेरी के बारे में जो पहली बार हम तो देखे समाचार पत्र पे और तुरंत हमने विभाग को कहा कि अरे भाई खुदा बख्श लाइब्रेरी के साथ किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, और इन लोगों ने स्वीकार करके उसको कर दिया, लेकिन हम नहीं कभी कुछ बोलने गए। आज हम आपको बोल रहे हैं, इधर जितने बोलने वाले खुदा बख्श लाइब्रेरी वाले हैं जरा याद कर लेना भाई, 6 से लेकर के उसके आगे तक कितना बार खुदा बख्श लाइब्रेरी हम लोग जाते रहे, जरा बताइए। खुदा बख्श लाइब्रेरी में जो दावा करते हैं तो कितने मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे, जरा इतिहास को निकलवा करके दिखवा लीजिए, जान लीजिए, और हम लोगों का कितना लगाव है। तो इसीलिए वहां पर किसी तरह का कोई तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हो, यह हम लोगों ने तत्काल एक दिन देखा। हमने कहा अरे भाई वहां के साथ किसी तरह का नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा। और इसके अलावा जहां भी पॉसिबल है वहां पर उसका विस्तार सड़क का दोनों तरफ थोड़ा कर रहे हैं। इधर राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी कार्यालय के लिए जमीन आवंटन को लेकर सियासी घमासान में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य कूद पड़ी हैं, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष और अपने भाई तेजस्वी यादव के समर्थन में रोहिणी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रोहिणी आचार्य ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए नीतीश कुमार के खिलाफ अनाप शनाप लिखने से भी गुरेज नहीं किया है। ट्विटर पर रोहिणी ने लिखा है, आसमान से लाएं जमीनुआ, अरे चाचा नहीं, अर्चना उपासना एक्सप्रेस से लाद कर लाएं जमीनवा। एक दूसरे ट्वीट में रोहिणी आचार्य लिखती हैं कि आसमान से जमीन लाने की बात करते हो, अपने विधायक के शर्मनाक करतूत पर मुंह में दही जमा लेते हो। वहीं रोहिणी का यह बयान इस सियासी जमीन विवाद को और तूल देने वाला है। कभी उनकी मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो हैं वो अर्चना उपासना एक्सप्रेस की चर्चा करती थी, अब लालू प्रसाद यादव की बेटी भी ये करने लगी हैं। आपको बता दें कि जदयू और भाजपा की तुलना में कम जमीन मिलने से राजद आहत है और ऐसे में लगातार इसको लेकर सियासत कर रहा है, जिसको लेकर शनिवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर हमला बोला था। जमीन की मालिक सरकार होती है, जमीन की मालिक सरकार के सिवा कोई नहीं होती, चाहे वो इस बिहार के भूखंड का कोई भी हिस्सा हो, और इस पूरे इलाके में जमीनों का आवंटन भी सरकार ही करती है। तो इसलिए स्वाभाविक था कि हमने इस काम के लिए सरकार के समक्ष अपनी समस्या को रखा। एक 3 फीट ऊंची दीवार, एक छोटा सा ताला, राष्ट्रीय जनता दल ने कभी भी अतिक्रमण करने का प्रयास नहीं किया। इधर बिहार कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की आहट और सुगबुगाहट लगातार दिख रही है। यह तय माना जा रहा है कि मदन मोहन झा के कार्यकाल खत्म होने के बाद अब बिहार कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल सकता है। प्रेमचंद्र मिश्रा, राजेश राम सहित रेस में कई नाम थे, लेकिन डीटीवी भारत को कांग्रेस सूत्रों के हवाले से मिली बड़ी जानकारी के मुताबिक राजेश राम या मदन मोहन झा दोनों में से किसी एक नाम पर कांग्रेस आलाकमान मुहर लगा सकता है। मदन मोहन झा के कार्यकाल का विस्तार भी हो सकता है, ये बातें भी सामने आई है। बिहार कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की मुलाकात राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के ज्यादातर कांग्रेसी विधायक और कांग्रेसी नेता मदन मोहन झा के कार्यकाल के विस्तार के पक्ष में दिख रहे हैं। इधर पशुपति कुमार पारस गुट को बड़ा झटका लग सकता है। पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह की नाराजगी सामने आई है और ऐसे में केशव सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वे राजनीतिक से संन्यास लेना चाहते हैं। पार्टी सूत्रों के हवाले से यह खबर भी है कि वे अब थोड़ी देर पहले दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और दिल्ली में वे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस
से मुलाकात कर सकते हैं और मुलाकात के बाद क्या कुछ होगा ये बातें सामने आएंगी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बातें रखी है और उन्होंने लोगों से राय मांगा है कि अपना विचार दें, वो संन्यास लेने के मूड में दिख रहे हैं। इधर बेगूसराय सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर मां दुर्गा की प्रतिमा को ममता बनर्जी की शक्ल में बनाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि मां दुर्गा का स्थान कोई दीदी या दादा थोड़े ले सकता है। जो लोग अपने को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं वो सनातन धर्म को नहीं मिटा पाएंगे, लेकिन वो खुद मिट जाएंगे। दरअसल केंद्रीय मंत्री 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय पहुंचे हैं, जहां शनिवार को विकास भवन में डीडीसी और जीविका बहनों और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद गिरिराज सिंह ने जीविका से जुड़ी बहनों को 3 साल के अंदर मासिक आय 10,000 कैसे की जाए इसको लेकर व्यापक रूप से चर्चा की। आप ही लोग बताइए कि अब दुर्गा का स्थान कोई दीदी या दादा थोड़े ही ले सकता है। जो लोग अपने को स्थापित करने की कोशिश कर रहे होंगे वो सनातन धर्म का वो तुम नहीं मिटा पाएंगे, लेकिन वो मिट जाएगा। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए डीटीवी के साथ। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ डीटीवी भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वावा हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और अब बात मधुबनी की करेंगे। मधुबनी में समाहरणालय के सामने बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के 11 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संघ के जिलाध्यक्ष संजीव कुमार कामत ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त 2020 को पटना के गांधी मैदान में शिक्षकों एवं पुस्तकालय को मूल वेतन में 15% वृद्धि करने की घोषणा किया था, जिससे मंत्रिमंडल के कैबिनेट में बैठक में भी पारित किया गया था, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया। जिला स्थापना के स्तर से जो ये 3 महीने का वेतन लंबित है, तो आवंटन आते ही तुरंत कर दिया जाएगा। 2/9/21 को राज्य से समग्र शिक्षा का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। स्थापना के खाते पर आवंटन राशि प्राप्त हुई तत्काल भुगतान की कार्रवाई कर दी जाएगी। इधर दरभंगा जिले में स्थित सीएम साइंस कॉलेज के गेट पर तब हंगामा हुआ जब स्टूडेंट पार्ट 1 की परीक्षा देने केंद्र पर पहुंचे। उससे 1 घंटा पूर्व छात्रों को यह सूचना दी गई कि परीक्षा रद्द हो गई है, तो छात्र उग्र हो गए और कॉलेज गेट पर हंगामा करने लगे। मौके पर टाउन थाना पुलिस को आना पड़ा, तब जाकर स्थिति को नियंत्रण किया गया, लेकिन परीक्षा किस कारण से रद्द हुई इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई है। तुम लोग को साले थाना से फोन आया कि यहाँ पर परीक्षा कैंसिल हो गया, कुछ लड़का लोग हल्ला गुल्ली कर रहा, उसी में हम लोग आए थे। आपका आदेश हुआ था, हम चले आए। भीड़ भड़का था, उसको समझा बुझा के इधर उधर कर दिए, चला गया। न्यायालय ने आज शाम की परीक्षा को स्थगित कर दिया, क्योंकि छात्र गेट पर आ गए थे तो अपना आक्रोश कर रहे थे कि हम आ गए हैं, बाहर के लड़के हैं, हमारे यहाँ चंदौना का सेंटर है, मलेशियन का सेंटर है, हमारे का सेंटर है। तो जो होता है छात्रों का गर्मी में हम आए, बाहर से आए। इधर नालंदा जिला ईंट निर्माता संघ के बैनर तले बिहार शरीफ के चोरा बगीचा इलाके में अपनी समस्याओं को लेकर 1 दिवसीय बैठक आयोजन किया गया, जिसमें बेगूसराय, जहानाबाद, गया, पटना, नवादा समेत 8 जिलों के ईंट व्यवसायी संघ से जुड़े नेताओं ने शिरकत कर अपनी अपनी समस्याओं को संघ के सामने रखा। सरकार से उनकी मांग है कि हमारे लाल ईंट का प्रयोग सरकारी योजनाओं में स्वैच्छिक रूप से किया जाए, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सही हो सके। इसी बात को सरकार के सामने रखने के लिए आगामी 13 सितंबर को बापू सभागार में रखने की बात कही गई है। कोरोना काल से लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हुई है, जिस वजह से लोगों में लाल ईंट के प्रति अभी खरीद की क्षमता नहीं है। सरकार सरकारी योजनाओं में लाल ईंट को बंद कर दिया है। सरकार से हम यही कह रहे हैं कि हमारे लाल ईंट का प्रयोग सरकारी योजनाओं में स्वैच्छिक रूप से किया जाए। इधर दानापुर के लोदीपुर चंदमारी सड़क मार्ग को सेना ने बंद कर दिया है। विरोध में लोग धरना प्रदर्शन किए थे। दानापुर अंचलाधिकारी मुकेश झा के बयान पर शुक्रवार को 5 लोगों के विरुद्ध शाहपुर थाना में केस दर्ज कराया गया, जिसके विरोध में लोगों ने दानापुर एसडीओ विनोद दुल्हन का पुतला दहन किया है। पुतला दहन कर रहे एसआईएफ के सदस्यों ने कहा कि एसडीओ विनोद दुहा के कहने पर अंचलाधिकारी ने ग्रामीणों को उकसाने पर ऐसा काम किया है। का आज पुतला हम लोगों ने जलाया है। आप जानते हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन यह चल रहा है, लगभग 16 महीना से यह आंदोलन जारी है। आंदोलनकारियों के साथ वार्ता नहीं कर सकते हैं, आंदोलनकारियों को उच्च स्तरीय वार्ता कराकर रास्ता नहीं खुलवा सकते हैं। उसी रास्ते से दिल्ली पब्लिक स्कूल की बसें आएगी जाएगी, उससे परेशानी नहीं है। और सीधे सीधे अगर ग्रामीण पैदल भी जाते हैं तो उससे परेशानी होती है। इसी को लेकर जब आंदोलन चल रहा है तो आंदोलन के दरमियान दानापुर एसडीओ के निर्देश पर दानापुर सीओ के द्वारा शाहपुर थाने में मुकदमा किया गया है। इसको लेकर हम लोगों ने आज दानापुर एसडीओ विनोद दुहन का पुतला दहन करने का काम किया है। इधर एडीजी नैयर हसन खान के निर्देश पर दानापुर के मिथिला कॉलोनी में निलंबित डीएसपी पंकज रावत के घर आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की। 3 डीएसपी के नेतृत्व में रावत के 3 ठिकानों पर पटना, एसकेपुर स्थित अपार्टमेंट, दानापुर स्थित घर और पैतृक निवास राजगीर जिले के हिलसा में रेड किया गया, जिसमें अकूत संपत्ति के साक्ष्य
ईओयू को मिला है। गौरतलब हो कि अवैध बालू प्रकरण में निलंबित किए गए पंकज रावत के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। इधर बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के समस्तीपुर गांव के समीप उस समय सनसनी फैल गई जब लोगों ने गंगा नदी में एक युवक के शव को तैरते देखा। फिर स्थानीय लोगों के द्वारा इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों के सहयोग से शव को बाहर निकाला, लेकिन अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इधर पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ स्थित एक गाड़ी के गैराज में भीषण आग लग गई, जिसके बाद मौके पर आनन फानन में दमकल की गाड़ियां पहुंची। बताया जा रहा है कि भूतनाथ स्थित एक गाड़ी के गैराज में वेल्डिंग का काम चल रहा था और उसी के चिंगारी से संभवतः यह आग लगी की घटना हुई है। दमकल की गाड़ी 4 बड़ी गाड़ी आई है, 2 छोटी आई है। हम लोग आग को काबू पा लिए हैं। क्षति हुआ है, एक बगल में कपड़ा दुकान है और गैरेज है। आग को तो हम लोग काबू पा लिए हैं। किराना दुकान एक तो है, क्षति हुआ है। आग कैसे लगी है, क्या आग के तो भी जानकारी हम लोग को नहीं है कि कैसे लगी है। क्या अंदाज लग रहा है? शॉर्ट सर्किट से लगा होगा। अभी हम लोग इसका ले रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। इधर औरंगाबाद कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के कारण पिछले साल बंद हुए पोषण पुनर्वास केंद्र का शनिवार को जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने उद्घाटन किया। इस दौरान सीएस डॉक्टर कुमार वीरेंद्र प्रसाद की मौजूदगी में डीएम ने केंद्र में भर्ती हुए बच्चों के हेल्थ कार्ड की जांच की। डीएम ने केंद्र में कार्यरत सभी कर्मियों को बच्चों के विशेष मॉनिटरिंग, नियमित चेकअप, सुपाच्य पोषण युक्त भोजन दिए जाने पर विशेष जोर दिया। ने प्रारंभ किया है, जिसके अंदर जो बच्चे के कुपोषित हैं उनको हम लोग चयनित करके यहाँ पे रखेंगे और 21 दिन के अंदर उन लोगों का इलाज करेंगे, उनको बेहतर भोजन उपलब्ध कराएंगे और उनकी स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे। दूसरा है कि आज एक रक्तदान कैंप का भी हम लोगों ने उद्घाटन किया, जिसमें शिक्षा विभाग और रेड क्रॉस मिलकर लोगों को जागरूक करके यहाँ पे रक्तदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज हम उम्मीद करते हैं कि लोग 50 के आसपास लोग रक्तदान देंगे। इधर भोरे थाना कैंपस से महज कुछ ही दूरी पर जल जमाव को लेकर शनिवार को लोगों का सब्र टूट गया। विरोध में लोग घर से निकलकर सड़क पर निकल गए और जनप्रतिनिधि से लेकर पदाधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। ग्रामीण कहते हैं कि पास में ही मुखिया, जिला परिषद और बीडीसी सदस्य का घर है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कितना दिन से जल जमाव है? देखिए, 1 साल में 12 महीने होता है। 9 महीना तो यहाँ पानी लगा ही लगा रहता है। थोड़ा सा उसमें क्या है कि अभी 1 मीटर है, तो जब मतलब गर्मी का दिन आएगा तो 10 सेंटी हो जाएगा, लेकिन पानी तो हमेशा रहता ही रहता है। इधर दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों के साथ सीएम नीतीश सरकार की नाइंसाफी के खिलाफ बाढ़ पीड़ितों पर हुए मुकदमे के खिलाफ बहादुरपुर प्रखंड के एकमी चौक पर भाकपा माले प्रदर्शन किया और ओजली तारालाही पंचायत को पूर्ण राहत देने, पशुचारा देने आदि सवाल पर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। अनशन का नेतृत्व भाकपा माले लोकल सचिव विनोद सिंह, जिला कमेटी सदस्य गणेश महतो, मोहम्मद सफीकुल रेखा सहित तमाम लोगों ने प्रदर्शन किया। बहादुरपुर को बाढ़ राहत क्यों नहीं? मदन शहरी जवाब दो। अब बात झारखंड की। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की निरीक्षण किया है। साथ ही झारखंड राज्य में चल रहे सोलर स्ट्रीट लाइट परियोजना का भी निरीक्षण किया। गौरतलब हो कि राज्य भर में इस योजना के तहत सैकड़ों सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाना है। जमशेदपुर में पहले खेप में लगभग 1500 स्ट्रीट लाइट लगाया जा रहा है, वहीं दूसरे खेप में 5000 स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। शनिवार को छायानगर इलाके में कार्य और स्थल का भी निरीक्षण किया है। अपने विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने 1563 सोलर लाइट सैंक्शन कराया है। ये विधायक फंड से काम हो रहा है। इसके अलावा सरकार की ओर से भी हमने कहा है, उन्होंने बताया कि हम जगह बता देंगे, 3500 और एलईडी लाइट वो भी लगाएंगे। तो मिला जुला के करीब 5000 एलईडी लाइट, कुछ सोलर कुछ नॉन सोलर। इधर जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना अंतर्गत विजया गार्डन के 10वीं मंजिल से कूदकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सोसाइटी में सनसनी फैल गई। उधर मामले की जानकारी मिलते ही बिरसा नगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बताया जा रहा है कि मृतक ने
घटना को जो अंजाम दिया उसकी पूरी जानकारी अभी जुटाई जाएगी। मृतक के विषय में पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इधर जमशेदपुर के बिरसानगर थाना के अनिकेत तिवारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक अनिकेत तिवारी का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। पुलिस के मुताबिक नशीले पदार्थ बेचने को लेकर वर्चस्व की लड़ाई दोनों के बीच में थी और इसी कारण हत्या हुई है। अनिकेत तिवारी कुछ नन्हे तिवारी नाम के व्यक्ति थे, उनको निर्मम हत्या की गई थी, जिसमें हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए और एक नया SIT गठन किया गया था स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा CTSP के नेतृत्व में, और जो हम लोगों के आसपास के इलाका में मिले CCTV और उसके अलावा आसपास के लोगों से हम लोग को मिले इनपुट, इसी बेसिस में वर्कआउट करते हुए इस चीज़ को हम लोग खुलासा किए हैं। अब बात खेल जगत की। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। शनिवार को उन्होंने बैडमिंटन के पुरुष सिंगल SL3 फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के वर्ल्ड नंबर 2 डेनियल बेथेल को 21-14, 21-17 से हराया है। इसके साथ ही 33 साल के प्रमोद भगत पैरालंपिक के बैडमिंटन इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय शटलर बन गए हैं। SL3 वर्ग में ही मनोज सरकार ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। उत्तराखंड के रहने वाले मनोज ने ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में जापान के डाइसुके फुजिहारा को 40 मिनट में 22-20, 21-13 से शिकस्त दी है। इसके साथ ही भारत के पदक की लिस्ट में 17 अब अंक हो गए हैं। वहीं बिहार के लाल प्रमोद भगत के पदक जीतने के बाद उनके गांव में जश्न का माहौल है। प्रमोद भगत बिहार के हाजीपुर के रहने वाले हैं, लेकिन 5 साल की उम्र में पैर में पोलियो के कारण उनकी बहन बेहतर इलाज के लिए ओडिशा लेकर चली गई, जहां उन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया और बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया। वही जीत के बाद प्रमोद को इस पूरे मामले को लेकर के और साथ ही साथ उन्होंने अपने जीत के कारण सीखने का कला बताया है। और खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।